अक्सर हम लोग स्टूडेंट्स के सुसाइड की बात सुनते रहते हैं और सुनकर मन बहुत विचलित हो जाता है कि जिन युवाओं को समाज में योगदान देना चाहिए वो पढ़ाई के बोझ या तनाव के कारण सुसाइड का रास्ता अपना रहे हैं। सुसाइड कभी भी किसी समस्या का सलूशन नहीं हो सकता। हो सकता है आप पढ़ाई के बोझ में दबे हो और आपको लगता हो कि अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये वीडियो स्टूडेंट्स या युवाओं में बढ़ रहे सुसाइड के कारण और उससे बचने या अपने बच्चों को बचाने को लेकर है, इसलिए कृपया इसे ध्यान से देखें। इस वीडियो में बताई गई बातें किसी न किसी दिन आपके काम आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, मनोचिकित्सक हूं। आए दिन क्लिनिक में इस तरह के युवा आते रहते हैं जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और तनाव में रहते हैं। अक्सर अपने मन की स्थिति बताते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। पहले सुसाइड जैसी घटनाओं को समझिए कि ये होता क्या है और क्यों है। सुसाइड यानी आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब है अपना जीवन स्वयं समाप्त करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 7 से 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और लगभग इससे 20 गुना ज़्यादा लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। हर 40 सेकंड में किसी न किसी की जान सुसाइड के कारण जाती है। यूँ तो किसी भी उम्र के लोग सुसाइड कर सकते हैं और करते हैं, पर सबसे ज़्यादा मिडिल एज पुरुष सुसाइड करते हैं। उसके बाद युवा यानी 15 से 29 साल के लोग। महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा सुसाइड करते हैं क्योंकि पुरुषों में सुसाइड करने के तरीके ज़्यादा गंभीर होते हैं, जबकि महिलाएं सुसाइड का ज़्यादा प्रयास करती हैं पर सफल कम होती हैं क्योंकि सुसाइड करने के माध्यम ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। 15 से 29 साल के लोगों में जान जाने का चौथा सबसे बड़ा कारण सुसाइड है। लगभग 77% सुसाइड लो या मिडिल इनकम देशों में होता है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। डिप्रेशन, बाइपोलर डिजॉर्डर, सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिजॉर्डर, OCD या अन्य मानसिक बीमारियां, शराब या अन्य नशे का सेवन करना, पैसे की कमी, अकेलापन, पारिवारिक और आम जीवन में तनाव से नहीं लड़ पाना, इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताना या इंटरनेट के गेम का एडिक्शन, शारीरिक या मानसिक हिंसा, क्रोनिक पेन या अन्य पुरानी बीमारियां सुसाइड के मुख्य कारणों में से हैं। युवाओं में तनाव से न लड़ पाना, धैर्य की कमी, ब्रेकअप, नशा और डिप्रेशन मुख्य कारण है सुसाइड का। अन्य उम्र के लोगों में भी सुसाइड के बारे में फिर कभी बात की जाएगी, पर आज का ये वीडियो सिर्फ युवाओं में हो रहे सुसाइड और उससे करने वाले बचाव पर केंद्रित है। पहले आज के युवा का मन समझते हैं कि आज का युवा क्या सोचता है और कैसे सोचता है। तो आज का युवा इंटरनेट की दुनिया से सीख रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा समय इंटरनेट और उसके कंटेंट के जरिए सीख रहा है। उन्हें सब कुछ पाने की जल्दबाजी है। इसके कारण बहुत जल्द फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। वो दूसरों से अपनी हार और जीत की तुलना ज़्यादा करते हैं। परिवार और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी उतनी नहीं है जितनी उनसे उम्मीद की जाती है या उन्हें करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ परिवार और समाज की परेशानियों से कैसे लड़ा जाए, इसका ज्ञान उन्हें उतना नहीं हो पाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में उचित तरीके से कैसे लड़ा जाए, इस प्रक्रिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कहते हैं। इसकी सीख उन्हें थोड़ी कम मिल पाती है। पेरेंट्स भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेरेंट्स उन्हें स्पून फीडिंग यानी सब कुछ करके दे रहे हैं। एग्ज़ाम में बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी चिंता स्टूडेंट्स को कम और पेरेंट्स को ज़्यादा रहती है। इसके विपरीत अगर कोई स्टूडेंट किसी मुसीबत में हो या एग्ज़ाम में फेल होता हो तो पेरेंट्स वैसे डील नहीं कर पाते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे रिएक्ट करते हैं कि बच्चा फेल न हो गया, उसने कोई गुनाह कर दिया। पेरेंट्स आसपास के किसी लड़के से तुलना कर बैठते हैं, जिससे बच्चे के मन में और भी कुंठा भर जाती है और वो उसके लिए खुद को दोषी मानने लग जाता है। और अगली बार या बार बार जब ऐसा होता है तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा नहीं पढ़ने का बहाना बना रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो बचपन से ही बच्चे की हर जिद पूरा करता आया है और जब कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहता है तो बड़ा होने पर जब बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है तो उसे समझ नहीं आता है कि इस सिचुएशन को कैसे डील करे। इसके लिए वो एक निगेटिव सिचुएशन है और उसे डील करना उसे नहीं आता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में भी बच्चे कभी कभी गलत उठा लेते हैं। मनोचिकित्सक के पास कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं और उन्हें इंटरनेट की लत भी लग जाती है, जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो या शॉर्ट्स देखना, ऑनलाइन गेम खेलना जैसे ब्लू व्हेल, PUBG और फ्री फायर या और भी बहुत कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसके शिकार हो जाते हैं। कुछ बच्चे डार्क वेब जैसी वेबसाइट के भी चंगुल में आ जाते हैं और अगर मना किया जाता है तो खुद भी गुस्सा भी करते हैं और खुद को नुकसान पहुँचाने का सफल या असफल प्रयास भी करते हैं। युवाओं का मन एक्सपेरिमेंट करने का होता है और इस क्रम में वे अपने साथियों के प्रभाव में अक्सर किसी न किसी नशे के शिकार हो जाते हैं और इन नशे के चलते भी सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
और अंत में मानसिक रोग, जिसे आज भी समाज में उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना महत्व इसे देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिजॉर्डर, पर्सनालिटी डिजॉर्डर, ओसीडी या अन्य मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, पर कभी कभी परिवार के लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। सुसाइड के कारणों में मानसिक रोग सबसे बड़े कारणों में से एक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ज्ञात रहे कि ज़्यादातर मानसिक बीमारियां 18 से 30 साल के उम्र में ही शुरू हो जाती हैं, इसलिए इस उम्र में होने वाली मानसिक बीमारियों को इग्नोर नहीं करें। जरा भी संदेह होने पर तुरंत अपने आसपास के किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोगों के पास ऐसे मामले आते हैं जिसमें बच्चे ने आत्महत्या का प्रयास किया रहता है या उसके मन में आत्महत्या के विचार आते रहते हैं, तो हम लोग उसे डील करना पड़ता है। अब दूसरी बात कि सुसाइड को रोका जा सकता है, बशर्ते कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए। तो पहला संदेश युवाओं के लिए, एक फिक्स रूटीन को फॉलो करें, अच्छी नींद लें, इससे तनाव कम होता है। फिक्स रूटीन का मतलब है कि समय पर सोएं और समय पर जागें, समय पर खाना खाएं और लोगों से बातचीत करते रहें। अच्छी नींद का मतलब कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। नींद के लिए एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर कभी किसी कारण से नींद नहीं आ रही हो तो भी आप खुद से किसी दवा या नशे का सेवन करने से बचें। अगर लंबे समय तक नींद नहीं आ रही हो तो किसी मनोचिकित्सक की मदद लें और उनसे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कराएं या काउंसलिंग कराएं। और भी तरीके हैं, जैसे कुछ योगा है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। ये सब भी आपको सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इन सब से भी आप तनाव से बच सकते हैं। इंटरनेट पे ज़्यादा समय देने से बचें। स्क्रीन एडिक्शन अपने आप में एक बीमारी है, जिससे चिड़चिड़ापन, घबराहट, डिप्रेशन बढ़ता है और हमारा धैर्य घटता है, और धीरे धीरे आप अपने परिवार और समाज से कटते चले जाएंगे और अकेलापन ही अच्छा लगने लगेगा। अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से बात करें जो आपकी बातों को समझता हो और उनसे अपने मन की परेशानियों को बताएं। एग्ज़ाम या कंपटीशन को अपना जीवन नहीं समझें। एग्ज़ाम या कंपटीशन आपके एकेडमिक स्किल मतलब पढ़ाई के स्तर को रखने का एक जरिया मात्र है, पूरा जीवन नहीं है। अगर टेस्ट एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं या कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप समझें कि आपकी पढ़ाई शायद अभी उस स्तर की नहीं है जिसमें कि आप जॉब या आगे की तकनीकी पहलुओं को अच्छे से समझ पाएँ, और शायद थोड़ी और तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए अगली बार और तैयारी के साथ एग्ज़ाम दें। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। 1 या 2 साल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास और भी विकल्प है, उसे अपनाएं। हो सकता है किसी और जॉब में आप ज़्यादा कामयाब हों। याद रखें, जॉब जीवन में अच्छा करने का एक जरिया मात्र है, पूरा जीवन नहीं। अच्छा करने के और भी तरीके हो सकते हैं। किसी ने कहा है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई और भी दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए लाइफ के मूल मंत्र को समझें। लाइफ का मतलब है जीवन जीना। जीवन जीना जरूरी है। कैसे जीना है ये एक अलग विषय है। खुशी सिर्फ तभी नहीं मिलती है जब आप अपना मनचाहा जॉब पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनचाहा जॉब पाकर भी खुश नहीं हैं। यूँ कहें कि अगर आप अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे तो शायद ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मैं अपने जॉब से खुश नहीं हूँ। ये बहुत ही आम बात है। आप खुद, आपका परिवार और आपका समाज का साथ होना ज़्यादा खुश रखता है आपको, न कि आपका मनचाहा जॉब। ये बात कई रिसर्च में भी साबित हो चुका है। किसी की निगेटिव बातों से ज़्यादा प्रभावित ना हो। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। याद रखें कि जब तक आप नासा में इंजीनियर नहीं बन जाते या अमेरिका जाकर डॉक्टरी नहीं करते तब तक शायद आप समाज की नज़र में सफल डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। पर ये आपको चुनना है कि आपको क्या बनना है और कहाँ रहना है। ज़िंदगी आपकी है, इसकी चाबी आप किसी और को ना दें कि वो जब चाहे आपको खुश कर दे और जब चाहे निराश। किसी से कंपटीशन ना करें। किसी के अच्छा या ख़राब करने से आपके लाइफ पे उसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। याद रखें कि बोर्ड एग्ज़ाम के दोस्त आज क्या कर रहे होंगे शायद आपको पता भी नहीं होगा, जिसके साथ आपने कभी कंपटीशन किया होगा। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। खुद से की गई कंपटीशन ही सही मामले में आपको सफलता दिलाएगी। अगर आज आपका मार्क्स 60% आता है तो कल 61% लाने की सोचिए, न कि आपसे ज़्यादा किसने लाया। आप ये देखें कि कितने मार्क्स के लिए आपने तैयारी की थी। अगर आप उतना ला पाते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, न कि दूसरों के ज़्यादा मार्क्स से निराश। खुश रहना और संतुष्ट रहना एक मेंटल स्टेट है। इसका आपके जॉब या रिलेशनशिप स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी हम कोई मूवी देखते हैं जिसमें कि एक हीरो गरीब है पर खुश रहता है तो हम भी बहुत खुश होते हैं कि अरे यार कितना मस्त बंदा है। तो उसे हीरो को रोल मॉडल मानकर हम क्यों नहीं खुश रख सकते हैं।
तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको जीवन भर याद रखने चाहिए, ज़्यादातर समय आप खुश रहेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात पेरेंट्स के लिए, आजकल पेरेंटिंग स्टाइल की बहुत चर्चा हो रही है। कहीं न कहीं पेरेंट्स अपने पेरेंटिंग में पिछड़ रहे हैं। इसलिए डियर पेरेंट्स, बच्चों को एग्ज़ाम में सफल होने से ज़्यादा जीवन में सफल बनाएं, जिससे कि कदम कदम पर आने वाली परेशानियों से वो लड़ सकें और निकल सकें। इसकी शुरुआत आपको पहले से ही कर देनी चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों से बच्चों को खुद लड़ना सिखाएं, उन्हें परिवार के काम में भागीदार बनाएं, रिश्तेदारों से बात करने को प्रेरित करें, उन्हें अपना काम खुद करने दें। इससे उनमें धैर्य बढ़ेगा और अपनी परेशानियों से खुद बाहर निकलना सीखेंगे। किसी भी बच्चे से अपने बच्चे की तुलना न करें, इससे उनका आत्मविश्वास कम होता है और चिढ़ बढ़ती जाती है। हर बच्चे अलग होते हैं और हर बच्चे की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। हर बात पर बच्चे को कोसे नहीं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें और अगली बार वो और अच्छा करें। कभी कभी पेरेंट्स जाने अनजाने चिंतित रहते हैं कि पता नहीं उनका बेटा या उनकी बेटी एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा चिंता करना बच्चों को प्रेशर में डाल देता है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे इतनी उम्मीद करते हैं, अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मैं घर में क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे पेरेंट्स लोगों को कैसे फेस करेंगे। अपनी बातों और अपने इमोशन में संतुलन रखें और बच्चों को बस इतना मैसेज दें कि कंपटीशन में सफल होना उनके जीवन का एक हिस्सा मात्र है, बल्कि पूरा जीवन नहीं। अगर बातचीत के दौरान आपको पता चले कि बच्चे परेशान हैं, तो उनसे बात ज़रूर करें और समझने का प्रयास करें कि कहीं उन्हें डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी समस्या तो नहीं है या कोई और तनाव से तो नहीं गुजर रहा है। और अंत में, अगर आपको जरा भी शक हो कि बच्चे सुसाइड से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों को कभी भी हल्के में न लें और अपने आसपास के किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें। आजकल अक्सर लोग फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं और हज़ारों खर्च करते हैं। क्या हम अपना और अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच 6 महीने या साल भर में एक बार नहीं करा सकते हैं? आज लगभग हर शहर में मनोचिकित्सक हैं, किसी से भी संपर्क किया जा सकता है। मानसिक रोग की जांच करने के लिए कोई लैब टेस्ट या सीटी स्कैन नहीं है, ये बातचीत के जरिए ही किया जाता है। मनोचिकित्सक भी हमेशा दवा के जरिए ही इलाज नहीं करते हैं, काउंसलिंग या थेरेपी के माध्यम से भी इलाज किया जाता है। कभी कभी तो एक बार बात करना भी काफ़ी कारगर होता है। इसलिए समाज में फैली गलत धारणाओं के कारण आप हिचके नहीं और आपके आसपास के 4-5 लोगों में से किसी न किसी एक को मनोचिकित्सक की मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए मनोचिकित्सक की मदद लेने से हिचके नहीं। अब कुछ बातें मीडिया कर्मियों के लिए। अगर कोई सुसाइड की घटना आती है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर या न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर ना दें। बार बार सुसाइड जैसी घटनाओं को रिपीट ना करें। ये सुसाइड की घटना को बताने के लिए सरकार की मीडिया गाइडलाइन है। इससे जिनके मन में पहले से ही सुसाइड जैसी भावना होती है, उनमें सुसाइड की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम कॉपी कैट सुसाइड भी कहते हैं। सुसाइड को आज भी किसी स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। स्टिग्मा का मतलब धब्बा। पहले सुसाइड को एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो नया कानून आया है, उसके तहत इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। डीक्रिमिनलाइज का मतलब कि अब सुसाइड का अटेम्प्ट करने पर उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा। इस घटना को तनाव की स्थिति मानकर ये कानून उस व्यक्ति को इलाज की सलाह देता है। ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी बदलाव है, जिससे तनाव से गुजर रहे व्यक्ति के लिए राहत की बात है। अब कैसे पहचानें कि किसके मन में सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है? अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं चला कि वो सुसाइड कर लेगा, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अक्सर लोग सुसाइड के पहले कुछ वार्निंग साइन देते हैं। अगर हम उन वार्निंग साइन को समझें तो शायद समय रहते ही हम सही कदम उठा सकते हैं। जैसे जिनमें भी सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ती है, उनके व्यवहार थोड़े बदल जाते हैं। जैसे वो अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, कम सोते हैं, नशे का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लोगों से बातचीत करना कम कर देते हैं, या उनकी बातों में भी तनाव दिखाई देने लगता है। अक्सर बीच बीच में वो सुसाइड से संबंधित बातें करते रहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तुम लोग अपना ख्याल रखना, मुझे मिस मत करना, दोस्तों और रिश्तेदारों को निराशा भरे मैसेज भेजना या गुड बाय मैसेज भेजना। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी एंड ऑफ लाइफ मैसेजेस जैसे मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं। और सबसे खास बात, इंटरनेट पे सुसाइड करने के तरीके ढूंढने लग जाते हैं या सुसाइड करने का सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। कुछ लोग पहले भी सुसाइड का असफल प्रयास कर चुके होते हैं, उनमें ये संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सामूहिक रूप से इस तरह के व्यवहार को हम सुसाइडल बिहेवियर कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिन्हें अगर हम अपने जहन में रखें तो शायद हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो अगर अब हमें पता चले कि किसी व्यक्ति में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं तो हम क्या करें? तो सबसे पहले किसी भी सुसाइड से संबंधित बात को इग्नोर नहीं करें या उसे हल्के में न लें कि अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है।
इससे उस व्यक्ति के मन में जीने के प्रति और भी निराशा हो जाती है। उससे बात करने का प्रयास करें कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। अक्सर बच्चे किसी न किसी उलझन में रहते हैं जिसका सोल्यूशन उन्हें नहीं मिल पाता है। उनसे बात कर उनका सोल्यूशन दें। अगर आप दोस्त हैं या उनके दूर के रिश्तेदार हैं और आपको किसी के बारे में पता चल रहा है कि उसके मन में सुसाइड जैसी बातें आ रही हैं, तो उसके पेरेंट्स को इसके बारे में जानकारी ज़रूर दें। सब कुछ खुद करने की कोशिश या छुपाने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता है। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा हो तो आसपास के किसी अच्छे काउंसलर या मनोचिकित्सक से संपर्क करें। डियर फ्रेंड्स, जब भी कभी जीवन में सुसाइड के विचार आए तो एक पल ठहरें और सोचें कि क्या हमारे पास यही एक रास्ता बचा है या और भी रास्ते हैं जिसे हम अपना सकते हैं। हमारे जीवन में हमेशा ऑल्टरनेट होते हैं, लेकिन हम शायद उस समय सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आपको सोचना है तो थोड़ी देर के लिए पॉज लें या रुकें। कुछ दिन के लिए तनाव देने वाले पढ़ाई या जॉब या रिलेशनशिप से कुछ दिन विराम लेकर सोचें कि क्या और कोई रास्ता है इसके अलावा या नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे जिन पर आप चल सकते हैं और अपना जीवन बचा सकते हैं। आपका कोई दोस्त या पेरेंट्स या फिर किसी मनोचिकित्सक से बात करें। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है तो ये लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। हम हर मोड़ पर हमेशा आपके साथ खड़े हैं। आप हाथ आगे बढ़ाएं और अपनी निराशा से छुटकारा पाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके या आपके किसी परिचित के काम आ सकता है, इसलिए इसे किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं और किसी का जीवन बचाने में हिस्सेदार बनें। धन्यवाद।